हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कौर आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड अड्डा पे। बच्चों, लास्ट सेशन में जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसमें कुछ बच्चों ने हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसको वापस मैं आप लोगों के साथ लेके जोड़ रहा हूँ, जिसमें बोर्ड पे कुछ मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। तो इस सेशन में बच्चों हम लोग जेईई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 2-3 डाउट हमारे पास है उसको देखेंगे, एज वेल एज आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर, एकदम बेसिक से बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर सेशन को समझ में आएगा, बच्चों मैं फिर से कहूँगा तो लाइक ज़रूर किया करिए, पूरा वीडियो देखा करिए। अगर कोई बच्चा हमारे साथ नया जुड़ा हुआ है, नया व्यूवर जुड़े हुए हैं, अगर उनको कोई दिक्कत है बच्चों, तो घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट्स अपने आप शेयर करिए, एज वेल एज अगर प्रीवियस लेक्चर मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सारा लेक्चर का डिटेल दिया होगा 1 बाय 1। ठीक है, और जो पुराने दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि बच्चों अगर आपको समझ में आए तो लाइक ज़रूर किया करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आप भी जो बेनिफिट उठा रहे हैं बाकी आपके दोस्त भी उठाएं इसका। ठीक है, चलिए, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक बच्चे ने हमसे पूछा था, कह रहा है ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है और बी सी को लेंथ ये दिया हुआ। कह रहा है कि जो ए बी लाइन है बच्चों, ए बी कह रहा है n+1 टाइम्स जब हम डिवाइड करेंगे ऐसा कुछ हो रहा है, ये सारे इक्वल पार्ट्स हैं आपस में। ठीक है, और एज यूजुअल आपको देख रहा है कि ये पैरेलल लाइन्स हैं। चलिए इसका फिगर समझते हैं तो समझ में खुद आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया। ठीक है, हमारे पास एक राइट एंगल हमने बना लिया, ऐसा ये दिया हुआ है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि एंगल बी 90 डिग्री हो गया, बी सी का लेंथ आपको ए दिया हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ ए दिया हुआ है, ये भी ठीक है। कह रहे एन पॉइंट्स हमें लेने L1 L2 L3 इस तरह Ln तक ऑन ए बी लाइन। ठीक है भाई, तो यहाँ से कह रहे हैं इस पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करना चाह रहे हैं। ये L1 है और ये AC पे जो है हमारे पास, ठीक है, M1 M2 M3 जो पॉइंट्स है बच्चों AC लाइन पे होंगे, ये M1 हो जाएगा, ये L2 होगा, ये M2 हो जाएगा, ये L3 है, ये M3 हो जाएगा। इस तरह ये हमारा Ln हो जाएगा, ये हमारा Mn हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये ऐसा कुछ हो रहा है फिगर में। ठीक है, तो L1 M1 जो होगा, अगर उन सारे सम अब पूछा गया है, ठीक है, सम ऑफ द L1 M1 L2 M2 सबका अगर आपस में सम किया जाए, ठीक, तो क्या आएगा M तक, ये हमें समझना है। और ये जब आप n इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो n+1, अगर n पॉइंट्स में डिवाइड करोगे, देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर n पॉइंट्स में आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, n तो n+1 पार्ट बनेगा। ठीक है, इक्वल पार्ट्स बनेंगे। अगर इसमें देखो हम सिंपल सा सिमिलर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी अगर उसको लगा दो आप, तो लिख सकते हो, देखो आपको क्या चाहिए, ए L1 लिख लो यहाँ से, अपॉन ये लेंथ आपको पता है। ठीक है, ए बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आ जाएगा L1 M1 आ जाएगा अपॉन बी सी। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ से मैं L1 M1 की अगर बात करता हूँ तो L1 M1 यहाँ से क्या मिल जाएगा, अब बी सी कितना दिया, ए दिया हुआ है। ठीक है, और ए बी की बात करता हूँ, ठीक है, ए बी हमारा 1 पार्ट होगा, टोटल n+1 पार्ट है, तो हमारे पास आ जाएगा a टाइम्स। ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, 1 पार्ट की बात करो, टोटल n+1 पार्ट है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 टाइम्स 1 अपॉन n+1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर L2 M2 अगर निकालूँ बच्चों, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ n1 + n2 लिख सकते हैं, n1 + 1 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएँ, Ln Mn की बात करें बच्चों, तो a अपॉन क्या आ जाएगा बताइए, n टाइम्स हो जाएगा, ये n इक्वल पार्ट हो चुके होंगे n+1 टाइम्स के रिस्पेक्ट में। अब गिवन क्या है, देखो गिवन में बहुत ईजी दिया था, हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया है, हमें सम पूछा गया था L1 M1 + L2 M2। ठीक है, Ln Mn का हमें सम पूछा गया है। अब देखो अगर मैं सम करता हूँ यहाँ पे, a कॉमन ले लो आप, a क्या n+1 कॉमन ले लो, a अपॉन n+1 कॉमन ले लो, तो आपके पास बचेगा क्या, देखो तो यहाँ से मिलेगा आपको 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक मिलेगा, आपको n तक मिलेगा। आपको पता है 1 से लेके n नंबर का सम आपको पता है, a अपॉन n+1, यहाँ से आ जाएगा n अपॉन n+1/2 आ जाएगा, तो यहाँ n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा an/2, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज की गई है।
ठीक है, किस किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल AL1M में एंड ट्रायंगल ABC में बच्चों। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी करके एक निकाल लिया, सिमिलरली करके बाकी सब निकाल लिया आपने। ठीक है, सबको ऐड कर दिया, आपको यही पूछा गया था, an/2 आ जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका डाउट था। आगे बात करते हैं हम लोग बच्चों। जब मैं जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, उसमें एक क्वेश्चन में कहा था बाद में डिस्कस करूंगा, मैं भूल गया, उसको भी देख लेते हैं। उसमें वो कुछ फंस रहा था। ठीक है, अब मैं कहा था आपसे बाद में डिस्कस करूंगा, एकदम दिमाग से स्किप हो गया। उस क्वेश्चन को ले लेता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन था द प्रोडक्ट ऑफ 2 की पावर 1/4 था इंटू 4 की पावर 1/16 था एंड 8 की पावर 1/48 था, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा था। इनफाइनाइट टर्म्स हमसे पूछा गया था। ठीक है, ए इज इक्वल टू हमसे पूछा गया था, और मैं बता रहा था तब तक कुछ मुझे लग रहा था कुछ डेटा इंटरप्रेट करना गलत हो गया था, इस वजह से क्वेश्चन छूट गया था। और मैंने बोला था बाद में डिस्कस करूंगा और भूल गया उसके बाद, इसलिए मुझे याद आया कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। ये जो क्वेश्चन आया था बच्चों जेईई मेंस 2020 9th जैन फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, अगर इसको सबके सोल्यूशन देखा जाए, अगर बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएगा? 1/4 लिख सकते हो आप। ठीक है, 2 का स्क्वायर अगर दे इस तरह इसको लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। 2 के क्यूब अपॉन 48 लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसका बेस सेम है बच्चों, इसको कैंसिल आउट कर दो तो इसको 1/4 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, ये 1/16 हो जाएगा, एंड इस कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। अब ये इनफाइनाइट जीपी का समय पता है, अपॉन 1 - r होता है बच्चों। 2 की पावर a हमारे पास ये हो गया 1 - r 1/2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1/4 हो जाएगी, 2/1 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में। 2 की पावर 1/2 दैट मीन्स √2 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा बच्चों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो प्रीवियस ईयर का, जैसा मैं बोला जनवरी में एक क्वेश्चन था बच्चों, एक क्वेश्चन और है वो भी देख लेते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बट इजी था तब तक जब तक समझ में नहीं आ जाता। जब समझ में आता तो बहुत इजी लगता है, जब तक नहीं आता तो लगता है बहुत टफ है। ठीक है, ये 9th जैन का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स हमसे पूछा जा रहा है। कॉमन टर्म्स इन बोथ सीक्वेंस, क्या दिया है? 3, 7, 11 अप टू 407 तक कहा जा रहा है ये, एंड 2, 9, 16 अप टू 905 की बात कही जा रही है। इज ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक इंटीजर वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम था ये क्वेश्चन आया है जेईई मेंस 2020 9th जैन सेकेंड शिफ्ट। ठीक है बच्चों, देखो पहले बात इसमें देखो कौन सा टर्म कॉमन है। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आप देखो, पहले बात दोनों सीक्वेंस को पहले देखो आप अच्छे से। 3 दिया है, 7 दिया है, 11 दिया है। ठीक है, ये कहाँ तक जा रहा है? ये आप देखो कह रहा है कि ये 407 तक जा रहा है। और दूसरा जो सीक्वेंस है आपको दिया है 2 है, 9 है, 16 है, अप टू 905 तक जा रहा है। ठीक है, तो पहले आपको ये समझना है कि ये जो सीक्वेंस हमें मिल रहा है इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान दो 3, 7, 11 कह रहा है, तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का। ठीक है, अगर मैं 4 11 में 4 जोड़ूँ कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, फिर 23 आ जाएगा, इस तरह बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दो
इसमें 7 का डिफरेंस है, यहाँ कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, इस तरह बढ़ता चला जाएगा। तो फर्स्ट कॉमन टर्म अगर देखा जाए, फर्स्ट कॉमन टर्म अगर इसकी बात करें बच्चों, से हम लोग ए कह सकते हैं, वो कितना आएगा 23 होगा ये। ठीक है, आपको कॉमन टर्म्स के आपको पता चल गया ये। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस की बात करें बच्चों, तो ऑब्वियस बात है, देखो इसमें कितने डिफरेंस आ रहा था 4 का, इसमें कितने डिफरेंस आ रहा है 7 का, दोनों आपस में कैसे नंबर है। ठीक है, देखा जाए दोनों एक दूसरे को प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर इसका मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूँ, इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्ट बता सकता हूँ कि कॉमन डिफरेंस जो आने वाला है डी की अगर बात करें 7 × 4 हो जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये ध्यान दें, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पूछा जाता है। देखिए यहाँ 905 तक जा रहा है, यहाँ 407 तक जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है छोटे वाले के लिए चलो, अगर मैं इसका nth टर्म के रिजल्ट बात करूँ, nth टर्म जो होगा, देन nth टर्म की अगर बात करें हम लोग, जो an कहलाएगा वो आप जानते हैं, प्लस n - 1 इंटू डी होता है 23 हो जाएगा, n - 1 कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 28 है, तो यहाँ से आ जाएगा 23 प्लस 28 n आ जाएगा माइनस 28 आ जाएगा, दैट विल बी 28n - 5 आ गया। ठीक है, और ये बच्चों क्या होगा, ऑलवेज ये जो nth टर्म आपने निकाला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम कह सकते हैं जो an होगा ऑलवेज क्या होगा, बराबर या लेस देन हो सकता है 407 के बच्चों। यहाँ से देखिए 28n जो होगा -5 जो होगा लेस देन इक्वल टू 407 तक मैक्सिमम हो सकता है, तो 28n क्या हो जाएगा बताइए, 412 हो जाएगा, n आ जाएगा आपको 412/8 आ जाएगा। ठीक है, 4 के टेबल्स कैंसिल आउट हो सकता है क्या, एकदम हो सकता है, 4 2 8 हो जाएगा, 4 आपके पास। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर हम इसमें इसको डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ देखिए 28 है, नॉट ये है, इस छोटी सी गलती हो रही थी, 412/28 करेंगे आप, या 4 7 28 आ जाएगा, 103 आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा लेस देन इक्वल टू कितनी बार में जाएगा, देखिए 7 1 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, 33 हो जाएगा, 7 4 जा, ठीक है, आपके पास 5 बचेगा, 7 7 49 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा। तो आपको क्या मिल रहा है, n की वैल्यू कह रही है, कहा जा रहा है 14.71 आ रही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू n की वैल्यू जो होगी 14.71 से बड़ा, इसका n की वैल्यू क्या होगी, इससे लेस या इसके इक्वल टू हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो यहाँ से क्या ले सकते हैं बच्चों, यहाँ सीधे लिख सकते हैं n जो होगा वो 14 होगा। तो यहाँ जो हमसे बोला था इंटीजर वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम, हमसे पूछा कितने नंबर ऑफ टर्म कॉमन हो सकते हैं, सीधे कह सकते हैं 14 आएंगे। ठीक है, तो जब भी आपको कॉमन इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले दोनों सीक्वेंस देखा करिए, कौन सा टर्म कॉमन है वो निकाल लीजिए। अगर दोनों आपस में को प्राइम नंबर है, ठीक है, तो दोनों का सीधे प्रोडक्ट करके बता सकते हैं कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। nth टर्म निकालिए और जो इन दोनों में सबसे मिनिमम वाला होगा उसको लेकर लेस देन और इक्वल टू कर दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थे बच्चों जो आपके साथ मैंने डिस्कस करना था। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है, चलिए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, एक मैं ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि हम लोग पढ़ना क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, ये अपने आप में देखा जाए पूरी एक बुक है। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले समझना क्या क्या है, मैं आपको एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, पहले हमें आयोटा के बारे में पढ़ना बच्चों, आयोटा क्या होता है। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना हम लोग को। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर के लॉग होंगे, क्या क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करने का तरीका सीखना बच्चों। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग अगर ध्यान दें तो इसमें पहला जो होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है बच्चों। ठीक है, एल्जेब्रा की तरह कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जैसे x + i y के फॉर्म में। दूसरा आप जानते होंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, तीसरा आता है बच्चों इसमें ट्रिग्नोमेट्री जिसे कहते हो आप। ठीक है,
पोलर फॉर्म जिसे आप कहते हो आप। चौथा आता है इसमें वेक्टर फॉर्म। पांचवा बच्चों आइलर फॉर्म, जिसे आइलर्स फॉर्म कहते हैं आप। और लास्ट आता है आपका लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ें हमें कवर करनी है। और इसके बाद हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर्टीज, आप जानते ही हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, वो सब कॉन्जुगेट, वो तो बेसिक चीज़ें हैं। बट कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है बच्चों, उसमें हमें एल्जेब्रिक फॉर्म पढ़ना है। ठीक है, एल्जेब्रिक फॉर्म जानते हैं, एक्स प्लस आई वाई जैसे होता है, आप उसको मैं आपको याद दिला देता हूँ कि जेड इक्वल टू आप लोग एक्स प्लस आई वाई करके जो पढ़ते हैं आप, एक्स वाई बिलोंग सीरियल नंबर होता था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जेड इक्वल टू एक्स का वाई के फॉर्म में पढ़ते हो आप। ट्रिग्नोमेट्री में पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों ये, तो ये आर लिख देते हो आप यहाँ पे, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्म में लिखते हो आप। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आपको पता है वेक्टर के रिलेट करके लिखा जाता है। ठीक है, उसको मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, बट होता है वेक्टर फॉर्म जानते हैं आपके, ऐसे करके वेक्टर से इस तरह का हम लोग जाते हैं, ऐसा रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, आइलर फॉर्म में आर इक्वल टू ई की पावर आई थीटा लिख देते हैं हम लोग, आपको पता ही होगा। और लॉग फॉर्म में आप जानते हैं कि लॉग में हम लोग टर्म के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ये तो चीज़ें हैं ही बच्चों, अब इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़, कॉम्प्लेक्स नंबर कितने टाइप से पढ़ना है और इसमें यूजेस कितने हैं, nth रूट आप पढ़ते हैं, क्यूब रूट पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। ठीक है, वो तो सारी चीज़ें हैं ही, वो तो पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है ही। बट कॉम्प्लेक्स नंबर के इतने टाइप से हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, जो आप 11th की बात करते हो तो आपको अलजेब्रा फॉर्म थोड़ा बहुत जानते रहते हो आप, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट भी पढ़े होते हो, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म पढ़े रहते हो। बट वेक्टर फॉर्म, आइलर फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म से इसका कुछ दूर दूर तक वास्ता नहीं होता है, तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक बात और समझते हैं, देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर था बच्चों, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में एक इंडियन मैथमेटिक्स से मैथमेटिशियन थे महावीर। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने इसके बारे में बात किया और एक बुक का नाम था बच्चों, अपना सारा वर्क ज्ञान सूत्र में, ठीक है, ज्ञान सूत्र संघर्ष में इन्होंने रखा, ज्ञान सूत्र संग्रह में रखा था इन्होंने। उसमें इन्होंने अपना सारा जो नॉलेज था इन्होंने इसमें अपना रखा है, ज्ञानी था सारा। इन्होंने अपना जितना भी वर्क किया था कॉम्प्लेक्स नंबर पे, इन्होंने ज्ञानिता सारा संग्रह में रखा था बच्चों। इन्होंने बताया कि कोई भी नेगेटिव नंबर का हम लोग इसका रूट नहीं निकाल सकते। इन्होंने जितना भी वर्क किया इन्होंने इस पे रख दिया। बाद में, ठीक है, एक मैथमेटिक्स, स्विस मैथमेटिक्स थे बच्चों, ये आपके इंडियन मैथमेटिक्स थे, ये आपके इंडियन मैथमेटिक्स थे। ठीक है, ठीक है, बाद में आपके एक स्विस मैथमेटिशियन थे बच्चों, उनका नाम आप जानते हैं आइलर, उनका पूरा नाम है लियोनार्ड आइलर। ठीक है, इन्होंने, इनका कार्यकाल इतने दिन तक रहा 1707 से 1783 में, और इन्होंने 1748 में एक इन्होंने आप कैसे जम्सन माना कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को अगर हम लोग आई मान ले। ठीक है, इन्होंने क्या माना, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आई मान लिया बच्चों। जैसे इन्होंने आई माना, पूरे फील्ड में अलग से रिवोल्यूशन आ चुका, जो भी हम लोग वैल्यू नहीं निकाल पाते थे वो सारे इन्होंने जैसे आई माना, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझना शुरू कर दिया, अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रिक फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, कैलकुलस कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, सब बारी बारी से सारे जितने मैथमेटिशियन थे बच्चे अलग अलग, उन्होंने अपने अपनी चीज़ों को अपने अपने तरीके से डील करना शुरू कर दिया। और सब में पाया कि अगर हम लोग एक एग्जाम्पशन मान लें, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को अगर आई मान लें, जो नेगेटिव रियल नंबर्स हुआ करते थे, जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स होते थे, उनके बारे में भी डिस्कस करना हम लोगों ने शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपको पहले पता होना कि इंडियन मैथमेटिशियन ने अपनी बुक में लिखा होता सारा वर्क, बाद में स्विस मैथमेटिशियन आइलर ने अपने कार्यकाल में 1748 में इन्होंने एक एजम्पशन मान लिया। तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, आयोटा के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया था बच्चों, आपको याद होगा, तो बेसिक कंसेप्ट में हम लोगों ने
याद है आपको, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक किया था, फिर 1 बाय 1 डिस्कस किया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे मैंने बोला, हमने क्या मान लिया, एजम्पशन मान लिया हम लोगों ने कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आई। ठीक है, तो जब भी कोई वैल्यू आएगा आई के टर्म में ही आएगा। तो अगर आप ध्यान तो सोचो, अगर आई की पावर 1 लिखा जाए तो हमने बोला आई के टर्म में आना चाहिए, तो आई लिख दिया आपने। ठीक है, आई स्क्वायर किया तो भाई इसका होल स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, देखो -1 आ जाएगा। आई क्यूब किया रहे तो आप लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई हो जाएगा सर। अब इसकी वैल्यू -1 होता है तो -1 इंटू आई हो जाएगा, दैट विल बी -i आ जाएगा। अगर आई की पावर 4 की बात करें तो ठीक है, तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कर सकते हो आप, दैट विल बी -1 इंटू -1 बिकम +1 हो सकता है। अब जैसे आई की पावर 5 करोगे तो आप देखो आई की पावर 4 इंटू 1 लिख सकते हो आप। ठीक है, अब 1 ये +1 होगा इंटू आई हो जाएगा, बेसिकली आई आ जाएगा। आई की पावर 6 की अगर बात करें तो आई की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी +1 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो -1 हो रहा है। तो आप देखो ये 4 नंबर्स के बाद ये अपने आप को इटसेल्फ रिपीट कर रहा है, तो बिना आप देखे बता सकते हो। अगर आई की पावर 7 की वैल्यू की बात करें तो इसके हिसाब से लिख सकते हो, अब -i आएगा। अगर आई की पावर 8 की वैल्यू पूछा जाए बच्चों तो +1 बता सकते हो। तो हर चौथी वैल्यू के बाद पांचवी जो वैल्यू होगी अपने इटसेल्फ पहले वाले नंबर को रिकॉल करेगी, राइट। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं बच्चों। तो इसके लिए हमने एक जनरल फॉर्मूला हमने समझा। जनरल फॉर्मूला क्या बना लिया बच्चों, i = 4k। ठीक है, i की पावर 4k + 1, i की पावर 4k + 2 एंड i की पावर 4k + 3। ठीक है, इसके बारे में हमने समझ लिया। और जहाँ पे k कैसा नंबर होगा बच्चों, आपको पता होना चाहिए i इज़ अ इंटीजर नंबर। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आप एक बात बताओ, यहाँ 4 क्या रखे तो 4 का मल्टीपल आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितना कह सकते हो आप, 1 कह सकते हो। आप 4k 1 + 1 करो तो आपका कौन सा फॉर्म हो जाएगा, देखो 4k + 1 कर रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, i आ जाएगा बच्चों। 2 करोगे तो -1 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू करो तो -i आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 4 पॉइंट याद रखना है, इससे सारा कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये चारों वैल्यू आपने कवर करना है। एक प्रॉपर्टी और देख सकते हो आप, इसी से एक और निकाल सकते हो। अगर चारों को ऐड कर दो आप, i की पावर 4k कंसेक्यूटिव पावर ऑफ i अगर ऐड कर दिया जाए बच्चों, ठीक है, अगर ऐड कर दिया जाए देखो 1 -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, i -i से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, एक बात आपको और याद रखना है कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों i कभी डिनोमिनेटर में नहीं होता। अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करके तो न्यूमरेटर में रख देंगे हम लोग, मतलब i हो जाएगा न्यूमरेटर, नीचे i स्क्वायर हो जाएगा। i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अब देखते हो -1 होता है तो क्या आ जाएगा, i/-1 हो जाएगा, दैट विल बी -i। मतलब 1/i को सीधे हम क्या लिख सकते हैं, -i लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए, और उसी के बिहाफ ये सारी चीज़ें हम लिख रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पहले आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। इस पर भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं छोटे छोटे लेवल वाले एग्जाम में, जैसे BHU एंट्रेंस में हो जाता है। ठीक है, आप CDS का पेपर दो, चाहे NDA का पेपर दो आप। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। BHU एंट्रेंस में बताया जैसे मैंने, UPMCA में कह सकते हैं आप। ठीक है, UPTU में भी कह सकते हैं आप। तो इस तरह क्वेश्चन अगर आए तो आप गलती ना करें। कुछ क्वेश्चन अब डिस्कस करता हूँ मैं इसके ऊपर, तो आपको समझ में आए क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन है कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है i की पावर 77, i की पावर 70, i की पावर 87 प्लस i की पावर 414 इसका होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है बच्चों, हमसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो अगर ध्यान दो i की पावर 77 लिखा हुआ है तो उसको क्या लिख सकते हो, अगर 7 से डिवाइड करो तो, सॉरी 4 से डिवाइड करो तो 4 में लिखा, सब पे 4 से डिवाइड करना है आपको। ठीक है, अगर 77 की अगर बात करोगे तो क्या लिख सकते हैं बताओ। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, अगर 77 दिया हुआ, अगर डिवाइड करो 4 से तो 4 बन जा 4 हो जाएगा। ठीक है, 19 आप लिख सकते हो, 19 + 1 लिख सकते हो। ठीक है, 4 × 19 + 1 लिख सकते हो आप इसको। 70 दिया है तो, ठीक है, तो 4 बन जा 4 हो जाएगा, बचेगा 30, और 30 को अगर 4 7 जा कितना होता है आप जानते हैं 68 होता है। तो आप इस तरह कर सकते हो, इस तरह लिख दिया आपने। अब 87 की बात करो तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 2 = 8,
4 1 जा 4 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आई की पावर, और 4 1 4 है तो इसको देखना पड़ेगा बच्चों कितना आएगा। 4 1 4 को हम 4 से डिवाइड कर लिया जाए तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 1 कैरी 1 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 40103 प्लस 2 आ जाएगा, होल पावर आपके पास 2 दिया, इसकी वैल्यू पूछा था आपसे। आप देखो अगर प्लस 1 है तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसको हम सीधे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख दिया आपने, प्लस 2 आए तो -1 लिख दिया आपने, 3 रिमाइंडर बचे तो माइनस आई, और 2 रिमाइंडर अगेन बचे तो -1 का होल स्क्वायर था। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, आई -1 माइनस आई -1 का होल स्क्वायर, तो माइनस इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, 0 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा, 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हुआ, ध्यान दीजिए, जल्दबाजी मैंने गलत लिख दिया। आई आएगा -1 आएगा, माइनस आई आएगा, -1 आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा तो ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा, -1 -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, +4 आएगा इसका आंसर। ठीक है, -1 बिकम +2 हो जाएगा, पॉजिटिव जो भी नेगेटिव साइन वो लग जाएगा आपका। तो इस तरह इसकी वैल्यू आपने निकाल लिया बच्चों, कितना आ गया आप देख ही रहे हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, एकदम बेसिक से बात कर रहा हूँ बच्चों, पूरी क्लास देखिए करके आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास है, हमसे पूछा जा रहा है, अगेन कैलकुलेट करना हम लोग को। ठीक है, आई की पावर लिखा है 11 प्लस आई की पावर 12 प्लस आई की पावर 13 आई की पावर 14। ठीक है, तो एक बार बताओ लगातार पावर है कि नहीं, लगातार देखो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है ना, अगर मैं यहाँ के की वैल्यू, ठीक है, आपको क्या लिखा है देखो, वहाँ पे आपको बोला 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आई ले लिया जाए। ठीक, तो क्या मिल जाएगा, उसका सम 0 होगा, तब सारे क्या पावर क्या है, कंसेक्यूटिव है कि नहीं, 11 12 प्लस 13 प्लस 14 ऐसे भी कर सकते हैं, या 4 से डिवाइड करके भी देख सकते हो। इसको डायरेक्टली बिना सॉल्व के सीधे बता सकते हो इसका क्या आएगा आंसर, 0 आएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आई अगर लिया जाए, ठीक है, तो उसका सम कितना आ जाता है, 0 आ जाएगा। आप करके देख सकते हो, या 1 बाई 1 निकाल के भी देख सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट समेशन दिया हुआ है, समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 to 16 लिखा हुआ है, आई पावर k प्लस 1 आई पावर k प्लस 2, अगर ऐसा दे दिया जाए तो क्या क्या करेंगे। ठीक है, देखो आपके पास क्या दिया हुआ, आई की पावर k प्लस, अभी देखो ये 4 नहीं लिखे हैं, ध्यान देना, यहाँ पे 4 पावर नहीं लिखा हुआ, 3 ही दिया हुआ, तो इसका मतलब नहीं कि कुछ और कर लें, इसको आप सीधे पहले क्या करोगे, इसको देखो अगर हम चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, k इक्वल टू 1 to 1 अलग अलग कर लो, पहले आई की पावर k अलग कर दिया हमने, k प्लस 1 ठीक है, ये आपने कर दिया। अब 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आई डी रखा जाए तो आई की पावर क्या बचेगा बताओ। ठीक है, अगर देखा जाए 4 अगर कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आई की अगर बात करा जाए बच्चों, ठीक है, तो आपके पास यहाँ क्या मिलने वाला, देखो 4 पावर एक साथ बन रहे हैं, यहाँ पे यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी क्या बनेगा, 2 से स्टार्ट करोगे 17 तक जाएगा, यही ना होगा, बट 4 का ग्रुप बनाओगे तो भी यहाँ भी 0 आ जाएगा, और यहाँ भी देखो अगर मैं 2 रखना भी शुरू करूँ तो 2 + 2 कितना 4 हो जाएगा, इस तरह कितने जाए 4 4 फिर सबके बनेंगे, ऑलरेडी 0 आ जाएगा, तो इसका फाइनली सम कितना आने वाला है, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें थी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कि आयोटा के बारे में हम क्या समझते हैं, आई को आयोटा कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है बच्चों, हमेशा याद रखिए z इक्वल टू a प्लस आई वी, या x प्लस आई वाई भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी क्या है आप क्या कहते हैं। ठीक है, वेर x, y बिलोंग्स रियल नंबर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि z इक्वल टू x प्लस आई वाई होगा, जहाँ x y बोथ आर रियल नंबर्स होंगे। इसको 3 पार्ट में रखा जाता है बच्चों।
इसको 3 तरह से बताया जाता है, ठीक है। पहला, प्योरली रियल की अगर बात करते हो, ठीक है। चलो इसके पहले एक चीज़ और जान लो, उसके बाद आते हैं, ठीक है। अगर रियल पार्ट ऑफ जेड कहा जाए, रियल पार्ट ऑफ जेड की अगर बात करता हूँ मैं, तो आप याद रखिएगा कि ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में आर ई ऑफ जेड कहा जाता है। ये किसके बराबर हो जाता है बच्चों? एक्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहता हूँ मैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में आई एम ऑफ जेड कहेंगे, ये हमें वाई के बराबर होगा, ठीक है। तो जो रियल, जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, एक्स प्लस आई वाई अगर लिखा मैंने, जैसा मैं बताया, इसको 3 पार्ट में समझना हम लोग को है। अगर प्योरली रियल लिखा गया है, प्योरली रियल अगर बोला जाता है, अगर प्योरली रियल का मतलब कि इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, तो आपको ये जो फॉर्म मिलेगा, आप सीधे लिख सकते हैं प्योरली रियल कब होगा? जब बच्चों y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर प्योरली इमेजिनरी कहता हूं मैं, ठीक है, इफ x की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक। अगर मैं केवल इमेजिनरी कहता हूं, ठीक है, तो याद रखिएगा प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल, केवल इमेजिनरी बोलता हूं तो y नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेना हो तो इस पर एक एग्जांपल देता हूं मैं। हेंस 0 प्लस आई 0 इज बोथ प्योरली रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है। बट नॉट इमेजिनरी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल अगर देखा जाए बच्चों तो आप लिख सकते हो, आप इसका एग्जाम्पल इस तरह से बहुत 2 प्लस 3i लिख सकते हो, आप 3i लिख सकते हो, आप 0 प्लस i0 जैसा मैंने बताया, इसको ये भी लिख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी खास बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, जहाँ पे x हमारा रियल पार्ट कहलाता है, y हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। अगर बोला कि प्योरली रियल है तो आप ऑब्वियस बात है इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी कहा जाता है तो रियल पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। केवल इमेजिनरी कहा जाए तो याद रखिएगा कभी भी y नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे 0 प्लस आई 0 एक ऐसा नंबर होता है बच्चों जो प्योरली रियल प्लस इमेजिनरी दोनों होता है, बट इमेजिनरी नहीं कह सकते, प्योरली रियल इमेजिनरी दोनों कह सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तो एग्जाम्पल आपको दिया ही है, 0 प्लस आई 0 लिख सकते हो, 3i लिख सकते हो, या ओनली 2 भी लिख सकते हो तो भी मान लेते हैं हम लोग, 2 प्लस 3i लिख सकते हो, या 0i लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बात इसमें और याद रखिएगा, एक पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर इज नेवर कंपेरेबल, ये बात ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी आपस में कंपेयर नहीं किए जा सकते, ठीक है। जैसे अगर कोई मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई कहता है 2 प्लस 3i इज ग्रेटर देन 3 प्लस 4i, ये गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है बच्चों, फॉल्स स्टेटमेंट। तो रियल पार्ट अगर कंपेयर कर सकते हो कब, ठीक है, एक बात याद रखना, कंपेयर कब कर सकते हो आप भाई? जब आपस में केवल रियल नंबर कंपैरिजन कर सकते हो, टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपैरिजन कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। या इसके जहाँ पे मैं एक कंसेप्ट और लिख के समझा सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं एक समझा ही देता हूँ एक कंसेप्ट और, ठीक है। आप ऐसा समझिए, इसको मैं दैट इज करके लिख देता हूँ, सपोज ऐसा समझिए, a प्लस आई बी लेस देन सी प्लस आई डी कभी नहीं होने वाला बच्चों, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि लिखा है नेवर कंपेरेबल, कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। बट अगर मान लीजिए कहीं पे दे दिया जाए, ठीक है, अगर हमें इफ a प्लस आई बी लिखा हुआ है, लेस देन की जगह यहाँ पे लिखा हुआ लेस देन लिखा है, c प्लस आई डी अगर लिखा है, ठीक है, a प्लस आई बी लेस देन c प्लस आई डी लिखा है, ये तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ बच्चों जब b और d दोनों 0 हो जाए, ठीक है। अगर b d 0 हो जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाए, तो आप सीधे a और c को कंपेयर कर सकते हो कि a b से बड़ा है या a c से बड़ा है छोटा है, उस पर आप डिस्कस कर सकते हो, बट ये 0 होगा तब, ठीक है। बात याद रखिएगा, अगर पूरा दिया है तो नहीं कर सकते,
तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि दे दिया जाए कॉम्प्लेक्स नंबर कि बताइए कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, आप ध्यान नहीं देंगे तो उसमें अपने दिमाग से सही कह सकते हैं, जबकि गलत स्टेटमेंट हो तो कभी कंपेयर तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, कि ये आप सीधे कह सकते हैं कि नॉट कंपेरेबल है ये। ठीक है, और साथ साथ अब ये बात आपको समझ में आई गई होगी, अगर कंपेयर भी कर सकते हैं कब, जब बी और डी दोनों मतलब जो भी इमेजिनरी टर्म हमारा होगा वो जीरो हो जाए, तो हम कह सकते हैं भाई हाँ ए और सी को कंपेयर कर सकते हैं जब वो रियल हो जाए, क्योंकि हमने शुरुआत में पढ़ा है कि एक्स वाई कौन सा नंबर होता है, रियल नंबर होता है, तो ये भी इसका रियल पार्ट हो जाएगा, ये भी इसका रियल पार्ट हो जाएगा, दोनों हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें थी बच्चों। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब बेसिक ऑपरेशन की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बेसिक ऑपरेशन से पहले कुछ और चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर तो पता चल ही गया है, अब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट की बात करते हैं बच्चों, इसको ऐसे लिखा जाता है z बार की तरह। अगर हमारे पास अगर z x प्लस वाई होगा बच्चों, तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट ऑफ z लिखना चाहे डायरेक्ट में लिख देता हूँ, तो हमारे पास आएगा x प्लस, ठीक है ऐसा आ जाएगा। फाइनली इसको हम लोग x माइनस आई लिख देते हैं। मतलब क्या है, I is replaced by माइनस आई। ठीक है, अगर आपको कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट निकालना हो बच्चों, i को माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए, तो उसका आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अगर z इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3i अगर दिया है, अगर हमसे इससे बोला कि कॉन्जुगेट निकालो, तो 2 माइनस ऑफ 3 तो 3 रहेगा, माइनस आई लिख दीजिए, तो 2 प्लस 3i आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट हो गया ये। ठीक, आगे बात करता हूँ बच्चे, ये तो कॉन्जुगेट की बात हो जा गई। उसके बाद आता है मॉडुलस ऑफ z आता है। मॉडुलस ऑफ z कहिए या मैग्नीट्यूड ऑफ z कहिए, इसको हम लोग मॉड ऑफ z इस तरह दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, और ये जो होता है बच्चों याद रखिएगा हमेशा, जो मॉड ऑफ z होता है ये स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर होता है प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ देखिए रियल पार्ट यहाँ क्या था x था, तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगर यही एग्जाम्पल का हमें मान लीजिए, अगर आपको z इक्वल टू 2 माइनस 3i दिया हुआ है, अगर हमें इसका क्या निकालना हो, मॉड ऑफ z निकालना हो, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ x की वैल्यू क्या कह सकते हैं, 2 का स्क्वायर कह सकते हैं, और y की वैल्यू -3 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 9 आ जाएगा, दैट विल बी √13 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मॉडुलस ऑफ z समझ में आ गया, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया। एक बात और आती है बच्चों, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कैसे लिखा था उसमें वो पार्ट आ जाएगा। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें बच्चों, उसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कंपैरिजन की बात करते हैं हम लोग। ये सब बेसिक चीज़ें जो बात करें बच्चों, हर क्वेश्चन में आएगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी अगर मान लीजिए z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सी इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों, तो आपस में कंपेयर कब कर सकते हैं बताइए। अगर हमें दिया हुआ z1 इक्वल टू z2 और गिवन हो z1 इक्वल टू z2, ये आपस में कब कह सकते हैं, तब कह सकते हैं बच्चों अगर सपोज z1 इक्वल टू मान ले x1 प्लस आई y1 मान लेते हैं हम लोग, और इसकी जगह x2 प्लस आई y2 मान लिया। ये दोनों आपस में इक्वल तब हो सकते हैं बच्चों जब कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड, पार्ट ऑफ बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखिए, कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, z1 इक्वल टू जिसका रियल पार्ट x1 है उसका रियल पार्ट x2 हो जाएगा, और y1 इक्वल टू y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक, ये तो चीज़ें थी बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों, इक्वलिटी आपको समझ में आ चुका है, तो एक कंसेप्ट और छोटा सा डिस्कस करते चलते हैं। बेसिक लॉ, एडिशन लॉ, सब्ट्रैक्शन लॉ, ये सब क्या क्या है देख लेते हैं। बेसिक लॉ जो है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के,
तो आज बेसिक पे डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से चीज़ें तो आपको समझ में आ ही रही होंगी, आप पहले से पढ़ रखे होंगे। ठीक है, पहला जो हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, बेसिक लॉ में हम लोग बात करने वाले हैं एडिशन। ठीक है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा भी मैंने बोला था बच्चों कि Z1 और Z2 हमारे पास क्या हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक, तो आपस में ऐड कर सकते हैं। Z1 प्लस Z2 अगर ऐड करना चाहें तो x1 प्लस आई y1 है अगर ये, और ये हमारे पास x2 प्लस आई y2 है। ठीक है, तो आपस में ऐड करें क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 हो जाएगा, i कॉमन ले लीजिए, y1 प्लस y2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एडिशन हो जाएगा, रियल वाला रियल के साथ ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ ऐड होगा बच्चों। दूसरी बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं आप Z1 माइनस Z2, तो x1 प्लस आई y1 माइनस x2 प्लस आई y2 अगर बात करते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, x1 माइनस x2 लिख सकता हूँ, और यहाँ i कॉमन लेके बच्चों y1 माइनस y2 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ये तो सब्ट्रैक्शन हो गया। फिर बात करते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे बेसिक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप, मैं बोला ना बेसिक से डिस्कस करूँ मैं आपके साथ। तो अगर मैंने जैसा बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी अगर मल्टीप्लाई करना हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको 1 बाई 1 एक एक साथ करना है आपको। ठीक है, जैसे x1 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, x1 x2 आ जाएगा। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो y1 x2 आ जाएगा। अगेन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 y2 आ जाएगा। देन आई स्क्वायर y1 और y2 आ जाएगा। और y स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1 होता है, यहाँ पुट कर दीजिए, और पुट करेंगे तो आपको ये पूरा रियल टर्म मिल जाएगा आपके पास। यहाँ से i कॉमन ले लेंगे तो y1 x2 हो जाएगा और x1 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका Z1 इंटू Z2 मिल गया, इंटू का ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों कोसेंट लॉ, जिसे आप डिवीजन लॉ भी कह सकते हो। आप कोसेंट लॉ कहिए चाहे डिवीजन लॉ कहिए, मीनिंग सेम होगा। मतलब क्या है कि Z1 अपॉन Z2 की बात करना चाहते हो आप। ठीक है, Z1 अपॉन Z2 मतलब x1 प्लस आई y1 जो होगा होल अपॉन x2 प्लस अगर आई y2 दिया है बच्चों, तो जैसा मैंने बोला था कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो क्या करेंगे, इससे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। कॉन्जुगेट आप कैसे निकालते हो, जहाँ प्लस आई वहाँ माइनस आई से रिप्लेस करोगे तो ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब क्या होगा देखो, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो तो x1 x2 हो जाएगा प्लस आई y1 x2 हो जाएगा। यहाँ पे इसका माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आई x1 y2 हो जाएगा, आई स्क्वायर y1 y2 हो जाएगा, एंड होल थिंग अपॉन जो होगा बच्चों देखो x2 का स्क्वायर हो गया माइनस आई y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब फर्दर क्या करोगे आप देखो, अब आई स्क्वायर वैल्यू तो -1 रखोगे तो माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसको एक साथ कलेक्ट करके मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहा हूँ मैं, x1 x2 हो जाएगा प्लस y1 y2 हो जाएगा, एंड होल थिंग अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और i कॉमन ले लिया आपने, और यहाँ पे आ जाएगा y1 x2 माइनस x1 y2 हो जाएगा, एंड होल थिंग अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं बच्चों, आपको पता होनी चाहिए कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्वोशिएंट लॉ क्या होता है। अब एक दो क्वेश्चन लेते हैं इक्वलिटी ऑफ, जैसा मैंने पढ़ा है उस चीज़ों पे, उस पर कुछ क्वेश्चन लिया जाएगा, तब आगे डिस्कस करूँगा मैं। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, इसे क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके लिए। कैलकुलेट the values x and y satisfying the relation, हमसे बोला जा रहा है 3x प्लस 4 माइनस 4i प्लस 7y माइनस 3xi माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन दे दिया गया और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई x और y की वैल्यू निकालो, क्या आएगी। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि x और y की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो देखो सिंपल सा वही तरीका अपनाना है कि अगर भाई दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो देखो पहले बात, तुम्हारे पास रियल टर्म कितने हैं, देखो यहाँ पे रियल टर्म है, ये भी रियल टर्म है और ये भी रियल टर्म, एक साथ लिख लो।
3x प्लस 7y माइनस 5 एक साथ लिख लिया, ठीक है। इमेजिनरी टर्म को एक साथ लिखो, अगर ध्यान दो यहाँ से i कॉमन ले लो तो यहाँ -4 आ जाएगा, माइनस कॉमन नहीं लिया मैंने तो यहाँ से आ जाएगा -3x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 0 लिखा है, 0 प्लस i0 तो लिख ही सकते हैं बच्चों, 0 को 0 प्लस i0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। और जैसा मैंने अब देखिए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कर सकता हूँ ना, इक्वलिटी लगा दीजिए, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड। अगर हम लोग कंपेयर करें बच्चों, 3x प्लस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह लीजिए -4 माइनस 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल टू -4 आ जाएगा, तो x इक्वल टू -4/3 आ जाएगा, ठीक है। अब x निकल गया बच्चों तो वापस से इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, 3 इंटू -4/3 हो जाएगा, 7y इक्वल टू -5 इक्वल टू 0, 3 से 3 कैंसिल हो गया आपके पास, 7y और यहाँ से देखिए -4 -5 -9 हो चुका होगा, +9 हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ गया 9/7। तो आपसे पूछा था x और y की वैल्यू बताओ, तो आई होप आपको पता चल गया होगा, x हमारा -4/3 होगा, y हमारा 9/7 होगा, ठीक है बच्चों। तो और भी क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना है आप लोग के साथ, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक्स वाई ना देखे, यहाँ पे a, b इस बार लिया गया है। क्वेश्चन है a प्लस 3i अपॉन 1 माइनस 2i प्लस 2b प्लस 4i इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक। तो अब क्या करना है, देखिए फिर से वही लॉजिक की बात करें हम लोग, सबसे पहले क्या कर सकते हो, अब इसके कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। तो अगर a प्लस 3i लिखा हुआ था और 1 प्लस 2i लिखा हुआ है, 1 माइनस 2i लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ जो दिया है बच्चों इसको इस तरफ लेते आओ, सबको एक तरफ लेते आओ, 2b प्लस 4i माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करें तो a आ जाएगा, इसको करेंगे 3i आएगा, यहाँ से 2ai आ जाएगा, और यहाँ से 2 3 6 i स्क्वायर आ गया। इसके डिनोमीटर में क्या आ जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दिया। और यहाँ देखिए 2b माइनस 1 जो है एक साथ लिख देता हूँ मैं, और ये माइनस 4i ये हो गया बच्चों। तो देखो ये रियल है, ये भी रियल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा a माइनस 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दोगे आप तो i कॉमन लो, 3 प्लस 2a आ जाएगा, और यहाँ पे i आ गया बच्चों, और नीचे टोटल आपके पास i स्क्वायर वैल्यू -1 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे जो बचा उसको एज इट इज लिख दे रहा हूँ, 2b माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4i इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, 5 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 5 टाइम्स ऑफ 2b माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाए 20i हो जाए इक्वल टू 0, 0 में भी मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए ये भी रियल टर्म है, ये भी रियल टर्म, एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, a माइनस 6 हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाए 10b हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। और यहाँ i एक साथ ले लेता हूँ मैं, 3 प्लस 2a आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा बच्चों इक्वल टू 0। तो a प्लस 10b माइनस 11 हो गया, और यहाँ से आ गया i टाइम्स 2a प्लस 23 आ गया इक्वल टू 0 प्लस i0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर से वही काम करना है बच्चों, कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड, ठीक है। तो a प्लस 10b माइनस 1 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड 2a प्लस 23 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिल जाएगा a इक्वल टू -23/2, ठीक है। ये आ गया, वापस इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, -23/2 प्लस 10b माइनस 11 इक्वल टू 0 है, इसका एलसीएम ले लीजिए,
तो आ जाएगा -22 आ जाएगा, पूरे में एलसीएम ले चलिए -23 लिख देता हूँ, 20b लिख दिया मैंने, और यहाँ पे -22 हो जाए इक्वल टू 0। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे बच्चों, -45 हो जाएगा, तो b इक्वल टू आ जाएगा 45/20। ठीक है, तो आपके पास आ गया 45/20। ठीक है, अगर चाहे तो कैंसिल आउट करके 5 9 जा 45, 5 जा 20 आ जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 9/4। ठीक है, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, b इक्वल टू 9/4। ठीक है, तो आपको a और b दोनों पता चल गया बच्चों। ये इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे था कि दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाए तो आपस में किस तरह करोगे आप। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह परफॉर्म करना है। ठीक है, अब हम कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करते हैं बच्चों। कंजुगेट पे किस टाइप का क्वेश्चन की बात आता है, चलिए उस पर भी दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा, बस कंपेयर करना था। ठीक है, तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें बच्चों, फाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying the relation z स्क्वायर प्लस z बार इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, हमें वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। देखो z स्क्वायर प्लस z अगर दिया हुआ है, अगर ऐसा सोचो आप, लेट कर लिया जाए, लेट हम कर ले z इक्वल टू क्या लेके चले, x प्लस आई वाई, और x वाई दोनों कैसे नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे, यही ना। तब क्या करेंगे, और कंजुगेट ऑफ z की बात कर रहे हैं तो मतलब x माइनस आई वाई होगा। ठीक है, गिवन हमें जो दिया उस पर चलते हैं हम लोग। गिवन दिया हुआ है z स्क्वायर प्लस z बार इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो अगर z बार मतलब जो जो दिया यहाँ रख दीजिए, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस x माइनस आई वाई हो जाएगा। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2i(xy) हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस आई वाई हो जाएगा। अब जो रियल टर्म एक साथ लिखना है बच्चों, अब देखो यहाँ आई स्क्वायर आएगा, चलो एक स्टेप कर दे रहा हूँ मैं, आई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर हो गया, 2xy लिख देता हूँ एक साथ, यहाँ पे आई इस तरह लिख दिया, x माइनस आई वाई। ठीक है, अब देखो आई वाला टर्म एक साथ लिखना है, रियल वाला टर्म एक साथ, इमेजिनरी वाला टर्म, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर वैल्यू -1 हो जाएगा, तो यहाँ वाई स्क्वायर हो गया, और प्लस एक्स यहाँ पहले से दिया है बच्चों, यहाँ से एक्स आ गया आपके पास। और यहाँ देखो अगर आई स्क्वायर का यहाँ आई कॉमन लेते हो आप, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2xy माइनस वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 प्लस आई 0 अगेन लिख लो आप इसको, फिर से कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर रियल इमेजिनरी पार्ट करोगे आप तो देख रहे हो आपको क्या क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू 0 मिलेगी, एंड इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ मैं, और 2xy माइनस वाई की वैल्यू 0 है बच्चों, या y इक्वल टू लिख सकते हो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, आइदर y इक्वल टू 0 हो जाएगा और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो मतलब x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, या तो y इक्वल टू 0 होगा या तो x इक्वल टू 1/2। अब ये जो भी मिला है 1/1 इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, इफ़ y इक्वल टू 0 लेके चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा, देखो अगर y 0 लेके चलेंगे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 हो जाए इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लो आप, x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इधर x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x प्लस 1 इक्वल टू 0 करें तो -1 हो जाएगा। ठीक है, इफ x इक्वल टू 1/2 अगर लेके चले बच्चों, तब कितना आ जाएगा देखिए, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखो वाई स्क्वायर राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 1/4 आ जाएगा प्लस 1/2 मतलब 3/2 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3/4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू देखो यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 आएगा, दैट विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ गया। तो आपसे पूछा था कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, तो मैं डायरेक्ट कंक्लूजन लिख रहा हूँ बच्चों। देखो अगर यहाँ पे x अगर x 0 तो y 0 आया था, एक हो गया ये। अगर हमारा x इक्वल टू -1 होगा, y इक्वल टू 0 होगा तो भी एक हो गया 2। यहाँ पे आओ, जब x वैल्यू आप 1/2 लेके चल रहे हो आप, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस √3/2 लेके चल सकते हो आप। एट लास्ट अगर हम x वैल्यू 1/2 लेके चलेंगे तो -√3/2 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आपसे पूछा था फाइंड ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z, तो ये होगा, या इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसा मैं
बता सकता हूँ मैं, इरेज करके मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ये नोट समझ में आ गया होगा। मैं आप कंक्लूजन आप ऐसे भी लिख सकते थे बच्चों, या कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, अगर इसके हिसाब से चला जाए तो इसको लिख सकते जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 + i0 लिख सकते हैं एक, ठीक है, ऐसा डायरेक्ट लिख देना। इसको 0 + i0 लिख सकते हैं, इसको -1 + i0 लिख सकते हो आप, इसको 1/2 i√3/2 लिख सकते हो आप, एंड 1/2 - i√3/2 लिख सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर, ये आपके आंसर हो गए बच्चों, ठीक है। तो आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में ये लिख सकते हो और इसको इस फॉर्म में इस लिख सकते हो। बाकी जो भी आगे डिटेल होगा बच्चों नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया होगा। समझ में आया बच्चों लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, जैसे कुछ बच्चों ने डाउट थे, उनके डाउट को मैंने पहले सॉल्व करा दिया, फिर उसके बाद हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है। तो इसी तरह आपके भी क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ कि आपको जो भी डाउट हो पहले हमारे पास भेजिए, उसके आपको पहले डाउट को देखा जाएगा, फिर आगे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारे फेसबुक पेज वर्ल्ड अड्डा पे जाके पोस्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सअप पे पोस्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम में पोस्ट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं।